हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बैलेंस शीट बैंकिंग कंपनियों के लिए कैसे बनाई जाती है। आज उसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए। द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है इंडियन बैंक का 31 मार्च। ये क्वेश्चन मैंने शुक्ला की बुक से लिया है और 31 मार्च 2014 को ये ट्रायल बैलेंस ऐसे था। पेड अप कैपिटल है 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, 10 लाख रुपीज़, लोकल बिल्स डिस्काउंटेड 9 lakhs, रिजर्व फंड है 3,85,000, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 14 lakhs, then unclaimed dividend 5,000, loan payable on demand 23 lakhs, current deposit 25 lakhs, furniture and fixtures 20,000, fixed asset 20 lakhs, profit and loss क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है इंक्लूडिंग 1 लाख प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर। तो अगर यहाँ पे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो करेंट ईयर के प्रॉफिट से हमको मतलब है, यानी कि यहाँ पे टोटल ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट दिया हुआ है 1,10,000, ये 10,000 जो है वो लास्ट ईयर का होगा और 1 लाख जो है वो करेंट ईयर का है। स्टैम्प एंड स्टेशनरी 5,000, कैश इन हैंड 2,50,000, कैश एट बैंक 6,50,000, इन्वेस्टमेंट इन शेयर कॉस्ट उसका है 4,75,000। कॉस्ट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। द डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड द बैंक इन्वेस्टमेंट टू बी shown in the balance sheet at market value on 31st March 2014 which is 5,25,000। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट शेयर्स का है जो 4,75,000 का है, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो है 5,25,000 एंड मेक स्टेटरी रिजर्व एट 25% एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ बैंक एज ऑन 31st March 2014 इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। तो जो प्रेस्क्राइब फॉर्म में मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था, अब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे और यहाँ शेड्यूल 1 से स्टार्ट होता है। पहले लायबिलिटी वाला देखिए, ये इसका सॉल्यूशन है। जो हेडिंग है बैलेंस शीट ऑफ इंडियन बैंक एज ऑन 31st March 2014, सबसे पहले आता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। तो उसमें कैपिटल जो रहता है वो शेड्यूल 1 में रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, शेड्यूल 1 जो कैपिटल मैंने कैलकुलेट किया, शेड्यूल 1 में रहता है कैपिटल, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है अथराइज्ड कैपिटल जो है वो अथराइज्ड कैपिटल, और जो 10,000 शेयर्स की ऑफ ₹100 ईच जो पेड अप कैपिटल दिया हुआ है वो है 10 lakhs। तो यहाँ पर टोटल हम यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो सिर्फ 10 lakhs होगा। और वही यहाँ पे कैपिटल देखिए, कैपिटल में लिखा हुआ है 10 lakhs, ठीक है। देन सेकंड जो होता है शेड्यूल रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए, स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए जो क्वेश्चन में यहाँ पे हम वापस जाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ था कि 25% में स्टैट्यूटरी रिजर्व है 25%। तो ये 25% किसके ऊपर बनेगा, करंट ईयर के प्रॉफिट पर बनेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट है उसमें करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है। तो 1 लाख का 25% कितना होगा, 25,000, ठीक है। तो उसको यहाँ पर देखिए 1 लाख नेट प्रॉफिट इंटू 25% उसका निकाला 25,000 आया, और उसको स्टैट्यूटरी रिजर्व 25,000 किया है। देन जो और रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,85,000। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये क्या चीज़ है, देखो कॉस्ट जो शेयर की क्वेश्चन में देखिए, ये यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट दी है 4,75,000 है और वो कॉस्ट है, एंड उसका जो मार्केट वैल्यू है वो है 5,25,000। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50,000। यही होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। तो वो 50,000 लिखा है, एंड जो बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस है वो ऐसे यहाँ पर शो करेंगे, और इसका टोटल जो है वो हम कहाँ लिखेंगे, शेड्यूल 2 में 5,45,000। ओके, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। देन थर्ड शेड्यूल में आता है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिपॉजिट
जो डिपॉजिट किया गया है, देखिए क्वेश्चन में डिपॉजिट क्वेश्चन में करेंट डिपॉजिट 25 लाख का है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से देखिए तभी बन पाएगा ये। तो डिपॉजिट्स में हम कैसे करेंगे इसको, डिपॉजिट्स दिखाते हैं शेड्यूल 3 में, है ना। तो यहाँ पर जो डिमांड डिपॉजिट है इसको टोटल इसका कैलकुलेशन करते हैं। चलिए आइए शेड्यूल 3 देखते हैं, वहाँ से हम लोग फिर इसको करेंगे। देखिए शेड्यूल 3 में देखिए जो डिपॉजिट्स है ना, वो डिपॉजिट्स में ये आ जाएगा 2,50,000 है डिमांड वाला। फिर सेविंग बैंक डिपॉजिट है, इसमें सेविंग बैंक में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो नील लिखेंगे क्योंकि ये 3 डिपॉजिट इसमें दिखाएंगे हम लोग। और नेक्स्ट है टर्म डिपॉजिट्स में ये है 2 लाख, तो इसका टोटल कितना हो गया 4,50,000, ठीक है। देन अदर डिपॉजिट में डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेस कुछ दिया हुआ है क्या शेड्यूल में, ये फिक्स रहता है। डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेस नहीं दिए तो ब्रांचेस ये 4,50,000 ही लेंगे। एंड डिपॉजिट जो इनर आउटसाइड द इंडिया है वो वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो नील करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो शेड्यूल 3 है उसका बैलेंस जो टोटल आएगा वो आएगा 4,50,000, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पर बैलेंस शीट में देखिए यहाँ दिख रहा है डिपॉजिट्स में 4,50,000 लिखा। बोरोइंग्स क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो नील लिखेंगे। और इस तरह से इसका टोटल आ रहा है 6,50,000, ठीक है। तो 6,05,000 सॉरी, तो ये हो गया अपना। उसके बाद में ये शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4th शेड्यूल के लिए अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो 4th शेड्यूल लिख के उसको आप नील कर दिए। एंड 5th शेड्यूल में है बोरो, देखिए यहाँ कैपिटल का शेड्यूल 1 हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस का शेड्यूल 2 हो गया, डिपॉजिट का शेड्यूल 3 हो गया, बोरोइंग्स कुछ नहीं है तो नील कर दिया। एंड अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस जो है वो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से अगेन देखिए क्वेश्चन में अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस में दिया हुआ है ये 5,000 है, तो इसको लिख देंगे। और अब टोटल आ जाएगा 6,05,000। इस तरह से आपका 4 शेड्यूल जो है सॉरी 5 शेड्यूल वो लाइबिलिटी के लिए था, ये हो गया। अब देन अब आती है एसेट की बारी। एसेट में जो सबसे पहले आएगा कैश एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको ये मालूम है कि जो बैंक होते हैं बैंक का बैंकर कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर जो बैलेंस है उसको देखेंगे हम, क्योंकि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इनका जमा रहेगा वो भी तो इनकी एसेट रहती है। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है शेड्यूल 6 में कैश एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक का RBI, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2,50,000, तो उतना आएगा। देन सॉरी 2,80,000। देन उसके बाद में सेकंड है शेड्यूल बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस। इस शेड्यूल को बनाएंगे तो इन इंडिया इसमें आता है क्या क्या आता है, बैलेंस विथ बैंक्स ये 6,05,000 है, 6,50,000। देन मनी एट कॉल ये इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। ये जो शेड्यूल्स हैं जिसमें जो फॉर्मेट रहता है बिल्कुल सेम उसी में हम बस वैल्यू पुट अप कर रहे हैं। और मनी का ये दोनों टोटल जो हो जाएगा वो 6,50,000 होगा। और आउटसाइड द इंडिया
आउटसाइड द इंडिया कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, अगर दिया रहेगा तो वहाँ पर इंक्लूड करेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। तो ग्रैंड टोटल इसका हो गया 6,50,000। तो शेड्यूल 7 में हम 6,50,000 दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है शेड्यूल 8। ये देखिए शेड्यूल्स जो हैं इनका कैलकुलेशन ऐसा, शेड्यूल 8 में इन्वेस्टमेंट इन इंडिया क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है ना शेड्यूल 8 का, वो है 5,25,000, टोटल इतना ही आएगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द इंडिया कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नील है, तो इसका भी बैलेंस ग्रैंड टोटल जो होगा 5,25,000 होगा, ठीक है। तो शेड्यूल 8 हो गया। अब इस शेड्यूल 8 को हम क्वेश्चन में यहाँ पर अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दिया हमने शेड्यूल 8। अब देखिए शेड्यूल 9 किसके लिए होगा, शेड्यूल 9 होगा एडवांसेस के लिए। तो एडवांसेस के बारे में क्या क्या दिया है, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड दिया हुआ है 9 lakhs, ठीक है। उसके बाद में कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट्स एंड जो भी ये है रीपेबल ऑन डिमांड जो भी अमाउंट है, इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कैलकुलेशन है इसमें, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये जो है क्वेश्चन के हिसाब से इसको हमको कैलकुलेट करना है। देखो कैश क्रेडिट जो है, ओवरड्राफ्ट जो है, इन लोग को जोड़ेंगे तो 1,40,000 एंड 2,30,000, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 3,70,000, ठीक है। तो 3,70,000 ये टोटल हो जाएगा, इसमें हमने जोड़ दिया और ये शेड्यूल 8 एडवांसेस का आ गया, जो क्वेश्चन में दिया है उसको एज इट इज़ हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में शेड्यूल 8 में देखिए यहाँ बैलेंस शीट में एसेट साइड में शेड्यूल 8 में हमने लिख दिया अमाउंट। अब उसके बाद में चलते हैं शेड्यूल 9 हो गया शेड्यूल 10। अब यहाँ पर देखिए फिक्स्ड एसेट जो दिया है, प्रेमिसेस दिया है, प्रेमिसेस नील है, एंड अदर फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स ये दिया हुआ है 20,000, तो उसको टोटल कर दिया हमने 20,000। इसको शेड्यूल 10 में लिख देंगे, यहाँ शेड्यूल 10, ठीक है। और ये जो आपका बैलेंस शीट है वहाँ शेड्यूल 10 में लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्सर्स 20,000 दिया हुआ है। उसके बाद में फिर शेड्यूल 11 में देखिए क्या है, अदर एसेट्स में है स्टेशनरी एंड स्टैम्प, है ना, तो ये 5,000 का है स्टेशनरी एंड स्टैम्प, तो उसको 5,000 लिख दिया। और यहाँ पर अपने बैलेंस शीट में हम उसको दिखा रहे हैं शेड्यूल 11 में, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रैंड टोटल कर देते हैं। उसके बाद में कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज जो हैं वो हम उसको दिखाएंगे शेड्यूल 12 में। देखो ठीक है, उसको नीचे लास्ट में शेड्यूल 12 में दिखाएंगे कंटीजेंट लायबिलिटीज। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है लेकिन लिखना है आपको जस्ट, तो ये नील हो जाएगा। और बिल्स फॉर कलेक्शन ऐसा कुछ अगर होता तो इसको यहाँ पे अमाउंट मेंशन करते, पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको भी नील लिखेंगे। इस तरह से हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो रहा है। तो ये इस तरह से शेड्यूल 1 to 5 जो रहता है वो किसके लिए रहता है, लायबिलिटीज़ के लिए रहता है, एंड 6 to 11 जो रहता है वो एसेट्स के लिए रहता है। और 12th शेड्यूल में हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एंड बिल्स फॉर कलेक्शन अगर दिया हुआ है तो लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।